हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विद लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर इन स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, यानी राज्य विधानमंडल में कानून बनाने की प्रक्रिया। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि बिल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स इन स्टेट लेजिस्लेचर एंड दे आर ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। तो ऑर्डिनरी बिल्स वो बिल्स होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे एडुकेशन, हेल्थ, पुलिस या ट्रांसपोर्ट। इनमें पैसों का डायरेक्ट लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट है मनी बिल। तो ये बिल सिर्फ पैसे से संबंधित होता है, जैसे स्टेट के टैक्सेज, बोरोइंग्स, एक्सपेंडिचर या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से रिलेटेड मामले। तो दोस्तों, ये थे दो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ बिल्स। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो इस स्लाइड में हम ऑर्डिनरी बिल्स को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि एक ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। तो सबसे पहले यहाँ समझना ज़रूरी है कि एक ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या तो विधानसभा या विधान परिषद में, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट ओरिजिनेट्स। जिस हाउस में पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है उसे हम ओरिजिनेटिंग हाउस कहते हैं। यहाँ पे 3 रीडिंग्स होती है। फर्स्ट रीडिंग सिर्फ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पे बिल का नाम पढ़ा जाता है और किसी भी डिस्कशन के बिना वो टेबल पर रख दिया जाता है। इसके बाद स्पीकर या चेयरमैन बिल को किसी कमेटी में भेज सकते हैं या सीधा नेक्स्ट स्टेज में ले जाते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड रीडिंग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। यहाँ पर बिल में डिटेल डिस्कशन होता है, क्लोज बाय क्लोज। इस स्टेज में मेंबर्स अपने सजेशंस देते हैं, अमेंडमेंट्स प्रपोज करते हैं और हर पॉइंट पर डिबेट होती है। यहाँ पे बिल की एक्चुअल शेप डिसाइड होती है। नेक्स्ट है थर्ड रीडिंग। तो यहाँ पे बिल ऑलमोस्ट फाइनल फॉर्म में होता है। इस स्टेज पर मेंबर्स एक बार फिर बिल के ओवरऑल कंटेंट पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फॉर्मल होती है। उसके बाद वोटिंग होती है और अगर मेजोरिटी के साथ बिल पास हो जाता है तो ये अगले हाउस में चला जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जब बिल ओरिजिनेटिंग हाउस से पास हो जाता है तो उसे दूसरे हाउस में भेजा जाता है। यानी अगर विधानसभा से आया हो तो विधान परिषद में और वाइस वर्सा। वहाँ भी ये सेम 3 रीडिंग्स के प्रोसेस से गुजरता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने ओरिजिनेटिंग हाउस में क्या प्रोसेस होती है उसको अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम बात करेंगे कि जब ये बिल सेकेंड हाउस में जाता है तो क्या प्रोसेस होती है। तो देखिए, इट ऑल्सो फॉलोज 3 रीडिंग्स। यानी कि जब बिल सेकेंड हाउस में जाता है, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, वहाँ भी वही 3 रीडिंग्स होती है। फर्स्ट रीडिंग में बिल का इंट्रोडक्शन होता है, सेकेंड रीडिंग में डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स होता है, जबकि थर्ड रीडिंग में फाइनल वोटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड हाउस के पास बिल के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पास द बिल एज इट इज। यानी कि अगर सेकेंड हाउस बिल को बिना किसी बदलाव के पास कर देता है तो बिल दोनों हाउसेज से पास माना जाता है। उसके बाद बिल गवर्नर के पास एसेंट के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ वो लॉ बन सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है पास विथ अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न टू ओरिजिनेटिंग हाउस। तो देखिए, सेकेंड हाउस बिल में कुछ सुधार या अमेंडमेंट सजेस्ट करके उसे ओरिजिनेटिंग हाउस में वापस भेज सकते हैं। इस केस में ओरिजिनेटिंग हाउस डिसाइड करता है कि वो उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करे या नहीं। अगर दोनों हाउसेज एग्री कर लेते हैं तो बिल गवर्नर के पास जाता है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है टू रिजेक्ट द बिल। यानी कि अगर सेकेंड हाउस बिल को रिजेक्ट कर देता है तो वो कुछ समय के लिए रुक जाता है। लेकिन याद रहे, विधानसभा ज़्यादा पावरफुल होती है, स्पेशली अगर डेडलॉक हो जाए
तो विधानसभा का डिसीजन फाइनल बन जाता है। ये इसलिए क्योंकि स्टेट लेवल पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है कोई एक्शन ना लेना। तो देखिए, अगर सेकेंड हाउस किसी भी एक्शन के बिना 3 महीने तक बिल को रोक के रखता है तो ओरिजिनेटिंग हाउस फिर से उस बिल को वापस भेज सकते हैं। अगर सेकेंड हाउस इस बार भी 1 महीने के अंदर कुछ नहीं करता तो बिल को पास माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे सेकेंड हाउस के 4 ऑप्शंस एक ऑर्डिनरी बिल को लेकर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन के बारे में, जब विधानसभा और विधान परिषद के बीच किसी ऑर्डिनरी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है। कैसे? तो देखिए, इन सच केसेज असेंबली कैन पास द बिल अगेन एंड सेंड इट बैक, एंड इफ काउंसिल रिजेक्ट्स अगेन और डज नॉट एक्ट विद इन 1 मंथ, बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड। यानी कि अगर विधान परिषद ने बिल को रिजेक्ट कर दिया या उस पर एक्शन नहीं लिया तो विधानसभा उस बिल को दोबारा पास कर सकती है, सेम या थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में। फिर से मेजोरिटी से पास होने के बाद ये बिल दोबारा परिषद को भेजा जाता है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल दोबारा बिल को रिजेक्ट कर देती है या 1 महीने के अंदर कोई एक्शन नहीं लेती तो उस कंडीशन में बिल को पास माना जाता है, यानी कि विधानसभा की मर्जी फाइनल हो जाती है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इन स्टेट लेजिस्लेचर देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता, जैसे कि पार्लियामेंट में होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच। इसलिए अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो विधानसभा का डिसीजन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो दोस्तों, ये था एक ऑर्डिनरी बिल के डिसएग्रीमेंट सिचुएशन का पूरा प्रोसेस। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप के बारे में। जब एक बिल दोनों हाउसेज से पास हो जाता है तो वो जाता है गवर्नर के पास एसेंट के लिए। यहाँ पे गवर्नर के पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं, तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है टू गिव एसेंट। तो सबसे पहला और सीधा ऑप्शन ये होता है कि गवर्नर बिल पर अपना एसेंट दे देते हैं, यानी उस पर साइन कर देते हैं। जैसे ही गवर्नर साइन करते हैं तो बिल तुरंत लॉ बन जाता है और वो लागू हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू विथहोल्ड एसेंट, यानी गवर्नर बिल पर साइन नहीं करते और उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिल वहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये ऑप्शन बहुत कम यूज होता है क्योंकि इससे इलेक्टेड लेजिस्लेचर की मर्जी के अगेंस्ट जाने का इशू उठ सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिटर्न फॉर रिकॉन्सिडरेशन। तो देखिए, गवर्नर चाहे तो बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं ओरिजिनेटिंग हाउस को, लेकिन अगर विधानसभा दोबारा उसी बिल को सेम टू सेम पास कर देता है तो गवर्नर को एसेंट यानी कि सम्मति देनी पड़ती है। इस बार वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है टू रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। तो चौथा ऑप्शन ये है कि गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के कंसीडरेशन के लिए रिजर्व कर ले। ये तब होता है जब बिल नेशनल इंटरेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट या सेंट्रल लॉज के अगेंस्ट हो। जब ऐसा होता है तो फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है, गवर्नर का नहीं। तो दोस्तों, ये थे गवर्नर के 4 ऑप्शंस जब उनके पास कोई बिल एसेंट के लिए आता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करेंगे उस सिचुएशन की जब एक बिल गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, यानी बिल इज रिजर्व्ड फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, तो चलिए इन्हें समझते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है टू गिव एसेंट, यानी कि अगर प्रेसिडेंट बिल पर अपना सम्मति दे देते हैं तो वो बिल लॉ बन जाता है, चाहे पहले गवर्नर या कोई हाउस उस पर ऑब्जेक्शन ही क्यों ना किया हो। यहाँ पे प्रेसिडेंट का एसेंट मिलते ही बिल का इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो सकता है।
यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है टू विथहोल्ड एसेंट। तो दूसरा ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट एसेंट ना दे, यानी वो बिल को विथहोल्ड कर ले। ऐसे में बिल कैंसिल हो जाता है और वो लॉ नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रहे, अगर बिल एक बार रिजेक्ट हो गया तो लेजिस्लेचर उसे दोबारा इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो दोस्तों ये थे प्रेसिडेंट के दो ऑप्शंस जब उनके पास कोई बिल गवर्नर के थ्रू भेजा जाता है। इस स्टेप के साथ ही एक ऑर्डिनरी बिल का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो इस स्लाइड में हमने ऑर्डिनरी बिल का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम समझेंगे एक स्पेशल कैटेगरी के बिल की, जिसे हम कहते हैं मनी बिल। इस बिल का प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल से बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। तो देखिए, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली बाय ए मिनिस्टर एंड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। यानी कि ये बिल सिर्फ विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, विधान परिषद में नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट में बाईकैमरल लेजिस्लेचर है तो भी ये बिल अपर हाउस में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनी बिल सिर्फ एक मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी प्राइवेट मेंबर नहीं। ये भी दिखाता है कि मनी बिल कितना इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव मैटर होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये डायरेक्टली स्टेट के फाइनेंसेस से जुड़ा होता है। यहाँ पे तीसरी और सबसे क्रूशियल बात यह है कि मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है जब गवर्नर उसकी रिकमेंडेशन दे, यानी बिना गवर्नर की परमिशन के असेंबली में मनी बिल लाया ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये थे मनी बिल के इंट्रोडक्शन से जुड़े 3 इंपॉर्टेंट रूल्स। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम समझेंगे प्रोसीजर आफ्टर पासिंग असेंबली, यानी कि जब मनी बिल विधानसभा से पास हो जाता है तो आगे क्या होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, इट इज सेंट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखिए, जब मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाता है तो उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज दिया जाता है, लेकिन सिर्फ फॉर्मल पर्पज के लिए। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का रोल लिमिटेड होता है, जिसे हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल रोल्स रिगार्डिंग मनी बिल। तो देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल एंड इट कैन मेक ओनली रिकमेंडेशन। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल में कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती और ना ही उसे रिजेक्ट कर सकती है। यानी अनलाइक ऑर्डिनरी बिल्स, काउंसिल का यहाँ वेटो पावर नहीं होता, वो सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल पर अपने सजेशंस या रिकमेंडेशंस दे सकती है, लेकिन वो भी सिर्फ 14 दिन के अंदर। अगर वो 14 दिन के अंदर रेस्पॉन्स नहीं देती तो बिल को ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। तो यहाँ पे हमने रोल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिगार्डिंग मनी बिल को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज रेस्पॉन्स रिगार्डिंग मनी बिल के बारे में। तो देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 14 दिन के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस भेजे हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकती है या रिजेक्ट भी। यहाँ पे फाइनल डिसीजन असेंबली का होता है, परिषद के सजेशंस यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर 14 डेज बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड इन ओरिजिनल और मॉडिफाइड फॉर्म। तो देखिए, अगर 14 दिन के अंदर काउंसिल कोई एक्शन नहीं लेती या उनकी रिकमेंडेशंस को असेंबली एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देती है तो मनी बिल पास माना जाता है, या तो ओरिजिनल फॉर्म में या मॉडिफाइड फॉर्म में, जैसा असेंबली डिसाइड करे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करेंगे गवर्नर सेशन के बारे में। तो देखिए, जब मनी बिल असेंबली से पास हो जाता है तो वो गवर्नर के पास जाता है।
यहाँ पे गवर्नर एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं या उसे प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, गवर्नर कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन, यानी गवर्नर मनी बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते। ये पावर उनके पास नहीं होती, अनलाइक ऑर्डिनरी बिल। इसलिए उन्हें या तो एसेंट देना होता है या विथहोल्ड या रिजर्व करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मनी बिल के रिगार्डिंग गवर्नर एसेंट को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स रोल रिगार्डिंग मनी बिल इफ रिजर्व्ड। तो देखिए, अगर बिल को गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया गया हो तो प्रेसिडेंट या तो एसेंट दे सकते हैं या उसे विथहोल्ड कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न टू स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि प्रेसिडेंट के पास भी मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को वापस भेजने का ऑप्शन नहीं होता, यानी उनका डिसीजन फाइनल होता है एसेंट या विथहोल्ड। तो दोस्तों ये था मनी बिल का कंप्लीट प्रोसीजर फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू बिकमिंग ए लॉ। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।